So, good evening, all of you. Welcome to the IIT Prep live class. बच्चों, आज हमें क्या कवर करना है? So today we are going to discuss about vectors along angle bisectors and दूसरा है resolution of vectors. अब ये जो टॉपिक है ना, resolution, ये फिजिक्स में काफी यूज होता है. फोर्सेज को रिजॉल्व करना होता है. तो मान लो जिसका थोड़ा बहुत फिजिक्स में कमजोर भी हो गया हो, तो वहां पर ये कवर अप कर सकता है, यहाँ पर ये सीख सकते हैं. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ओके. और यहाँ पर बाइसेक्टर्स को लेकर तो कई बार जेई मेंस और एडवांस तक में क्वेश्चन आ चुके हैं. सो पहले हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर्स. सो नाउ वी स्टार्ट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर्स. एंगल बाइसेक्टर्स. देखो, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आपके पास ये दो वेक्टर है, तो एक वेक्टर मान लो यहाँ पर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, आपके पास दो वेक्टर है. तो इन दोनों के बीच यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल बनाना. दो वेक्टर है, आप ये कह लो कि ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है. तो इन दोनों वेक्टर के बीच कुछ ना कुछ तो एंगल बना. अब हमें क्या करना है कि एक ऐसे वेक्टर को निकालना है जो इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करे. तो हमें ये वेक्टर चाहिए जो कि इन दोनों के बीच के एंगल को बच्चों क्या कर दे? बाइसेक्ट करे. सो दिस इज अ वेक्टर जी, द बाइसेक्टर. ये बाइसेक्टर हो गया, एंगल बाइसेक्टर. अब हम ये वेक्टर निकालें तो कैसे निकालें? अब देखो, कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि एक तो वेक्टर निकालो, या फिर इस वेक्टर के अलोंग कई सारे वेक्टर ड्रॉ किए जा सकते हैं. इन वेक्टर के अलोंग कई सारे वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो उन तमाम वेक्टर को हम कैसे लिखें? जैसे मान लो यहां से लेकर यहां तक एक वेक्टर हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक वेक्टर हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक वेक्टर हो गया. ये तीनों के तीनों वेक्टर बाइसेक्टर के अलोंग ही तो है. तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों? एक ऐसे वेक्टर का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे जो कि बाइसेक्टर के अलोंग. बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो दो तरह का बाइसेक्टर एग्जिस्ट करेगा, एक कहलाता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक कहलाता है आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर. तो एक काम करते हैं, एक डायग्राम यहां पर और बनाते हैं. सपोज करो मैंने वेक्टर ए को ऐसे लिखा और वेक्टर बी को मैंने ऐसे लिखा. सपोज दिस इज योर वेक्टर ए और ये रहा आपका वेक्टर बी. ठीक है. अब इधर हम कर देंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वेक्टर बी. ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस ऑफ वेक्टर बी. यदि देखो यहां पर क्या होगा कि ये रहा आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और यहां पर ये जो होता है ना बच्चों, ये कहलाता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर. आप ये कह सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ये इंटरनल एंगल है, तो इसको बाइसेक्ट करने वाला ये कहलाया आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. और यहां पर देखो ए और बी के बीच ये एक्सटर्नल एंगल है. ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्या? एक्सटर्नल एंगल. एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालते हैं? यदि मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है, ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, वर्टेक्स ए बी सी. आपको ए पर एक्सटर्नल एंगल निकालना, कैसे निकालोगे? बी को प्रोड्यूस कर दोगे पीछे, और ये जो बाइसेक्टर होगा यही बाइसेक्टर आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा. तो किसी एक वेक्टर को पीछे प्रोड्यूस कर दो. मैंने क्या किया कि वेक्टर बी को पीछे प्रोड्यूस कर दिया. तो ये एंगल वाला एक्सटर्नल एंगल और ये कहलाया आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर. दिस इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर. अब यहां पर हमें बच्चों क्या करना है कि इन दोनों बाइसेक्टर को निकालना है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को भी और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को. ठीक है. सो वंस अगेन नाउ कम हियर, ये रहा आपका वेक्टर ए. अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास कई तरह की ज्योमेट्री है. एक होता है पैरेललोग्राम, एक होता है रोम्बस. तो पैरेललोग्राम और रोम्बस, इन दोनों में से किसका डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है? कैन एनीवन टेल मी? देखो, ये आपके पास एक स्क्वायर को ही ले लो. स्क्वायर क्या है? रोम्बस का एक स्पेशल केस है. और एक रेक्टेंगल को ले लो. तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में से किसका डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है?
स्क्वायर का बच्चों करता है ना? यस सर। स्क्वायर का एंगल एंगल को बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल का एंगल जो होता है वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। स्क्वायर केस में क्या आएगा, ये एंगल सेम हो जाएंगे। रेक्टेंगल केस में ये एंगल कुछ और होगा और इधर वाला कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पर एक ये बाइसेक्टर निकालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम न बनाकर एक रोम्बस बनाना चाहिए, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर इन दोनों का केस सेम होता है। यदि हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उसका हालत वही होगा जो रेक्टेंगल का है, एंगल बाइसेक्टर आपका ये नहीं मिल पाएगा। तो यदि आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है बच्चों तो आपको पैरेललोग्राम ना बनाकर क्या बनाओगे, रोम्बस बनाओ। क्योंकि रोम्बस में जो ये मान लो आपके पास देखो यहाँ पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका मान लो बी है, तो ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आप कहोगे कि ये एंगल बाइसेक्टर है। स्क्वायर के केस में जो एडिशन चला आता है वो एंगल बाइसेक्टर कहलाता है, लेकिन रेक्टेंगल के केस में ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये दोनों ही रिजल्टेंट है। लेकिन स्क्वायर वाले केस में ये रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, रोम्बस वाले केस में सॉरी रेक्टेंगल वाले केस में ये रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हमें यहां पर एंगल बाइसेक्टर निकालना है और हमने लॉ क्या पढ़ा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। यदि हम यहां पर पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ऑफ कोर्स जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहां पर हमें पैरेललोग्राम न बनाकर रोम्बस बनाना चाहिए। लेकिन हम रोम्बस कब बना सकते हैं, जब वेक्टर्स का लेंथ इक्वल हो बच्चों। यदि मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा, सेम होगा ना, क्योंकि स्क्वायर के साइड लेंथ्स क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो आपके पास वेक्टर ए है वेक्टर बी है, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं पता है। तो यहां पर तरीका क्या है, टेक यूनिट वेक्टर्स, टेक यूनिट वेक्टर्स along vector A and vector B, then apply parallelogram law of vector addition, parallelogram law of vector addition। अब देखो यहां पर क्या हो, सपोज करो कि अब आपके पास ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए लिया मैंने और यहां पर आपका वेक्टर बी है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी। तो आप एक काम करो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड मत करो, वेक्टर बी के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ले लो बी कैप, वेक्टर ए के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ले लो ए कैप। इससे क्या होगा कि ए कैप और बी कैप दोनों का मैग्नीट्यूड ये 1 हो जाएगा और यहां पर ए कैप और बी कैप के पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें। सो नाउ अप्लाई, ध्यान दो यहां पर कि हम पैरेललोग्राम लॉ कहां अप्लाई कर रहे हैं, अब वेक्टर या वेक्टर नहीं कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग ऑन ए कैप एंड बी कैप। तो यहां पर क्या करेंगे, हम एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो ये रहा, ये बी कैप के पैरेलल और ये ए कैप के पैरेलल। तो एक्चुअली में जो यहां पर पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन हुआ है ना बच्चों, ये रोम्बस है। समझ में आ रही है सारे बच्चों को बात, यहां पर जो आपका पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और इस रोम्बस का जो डायगोनल होगा बच्चों, यही एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। सी, सो दिस इज योर व्हाट, एंगल बाइसेक्टर। और मैं पूछूं कि आप इस रेड वाले वेक्टर को बताओ, रेड वाला वेक्टर क्या है, तो रेड वाला वेक्टर मान लो वेक्टर आर है, तो अब क्या लिखोगे आप, वेक्टर आर इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप। सो हियर नाउ राइट हियर वेक्टर आर इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप, और सिंपली राइट वेक्टर आर इज द एंगल बाइसेक्टर of
ए कैप एंड बी कैप, ए कैप एंड बी कैप। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ पर पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पैरेललोग्राम ना होकर एक रोम्बस बन गया है, क्योंकि ए कैप और बी कैप दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो इस तरह का सिचुएशन लागू हो गया। तो ये जो रेड वाली वेक्टर मैंने ड्रॉ की वेक्टर आर, ये रिजल्टेंट हो गई ए कैप प्लस बी कैप, और ये क्या कहलाएगी? ये बाइसेक्टर कहलाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, साइड के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। बच्चों अब देखो यहाँ तो क्या हम ये कह सकते हैं, ठीक है, वेक्टर बी और वेक्टर ए का भी जो बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो बाइसेक्टर होगा वो इसी रेड वाले वेक्टर के लॉन्ग भी तो होगा, रेड वाले वेक्टर के लॉन्ग होगा। अब ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है, ग्रीन वेक्टर क्या है? ये ग्रीन वाला वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस ग्रीन वेक्टर रिप्रेजेंट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर। तो बच्चों देखो, मान लो ये आपका वेक्टर क्या है? R1 है। So right here vector R1 represents angle bisector between vector A and vector B। अब बच्चों एक और बात बताओ, क्या ये कहा जा सकता है कि वेक्टर R1 जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बाइसेक्टर है, और वेक्टर R जो कि ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल बाइसेक्टर है, क्या ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है? टेल मी, बताया था ना, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट वेक्टर ड्रॉ किया गया है, तो बच्चों वो कहलाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। सी यहां पर आप ये लिख सकते हो बच्चों, दिस इंप्लाई वेक्टर R एंड वेक्टर R1 आर कोलिनियर। अब जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, जैसे मान लो देखो ये वेक्टर R है और ये वेक्टर R1 है, कोलिनियर है, तो डायरेक्शन सेम है, अपोजिट भी हो सकता है, यहाँ पर डायरेक्शन सेम, बस उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इंप्लाई वेक्टर R1 इक्वल टू लेम्डा वेक्टर। देखो लेम्डा पॉजिटिव तो डायरेक्शन सेम होगा, लेम्डा नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट। So here we got vector R1 equal to lambda vector R, lambda और vector R कैप, वेक्टर R क्या है बच्चों यहाँ पर? ये A कैप प्लस B कैप, यही आपका बच्चों देयरफॉर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। लिख लो आप, ये जो हमने बाइसेक्टर निकाला है एक्चुअली में क्या है? ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला आया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर of vector A and vector B lies along lambda times A cap plus B cap, यही आपका फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगल बाइसेक्टर, और यही आपका आगे 3D में भी काम आएगा, lambda टाइम्स A cap प्लस B cap, इसको याद रखना, यही आपका 3D में काम। इसको आप चाहो थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। लेमेडा ए कैप को क्या लिखोगे? वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो कई बार इस फॉर्म में रिजल्ट यहां पर लिखा रहता है। अब यहीं पर मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी निकालना चाहता हूं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। सो वी आर गोइंग टू फाइंड हियर नाउ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये था आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पर जो मैं डेरिवेशन किया है वो सिर्फ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए किया है। तो यहां पर आप यहां पर साइड में लिख ले इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो यदि आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकालने में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें करना क्या है, देखो ये है आपके पास वेक्टर बी, ये रहा आपका वेक्टर ए। सो हियर इज द वेक्टर ए और ये रहा आपका वेक्टर बी। तो वेक्टर बी को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो,
मतलब इस साइड को पीछे ले जाओ तो ये माइनस ऑफ वेक्टर बी बन जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी। और ये ठीक है, माइनस वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर ए के अलावा क्या लोगे आप, यूनिट वेक्टर लोगे, तो ये आपका एक है। वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी के अलावा यूनिट वेक्टर, जो काम आपने यहां पर किया है ना, डिटो सेम काम यहां पे करो। आपको एक रोम्बस बनाना है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल। तो रोम्बस कैसे बनाएंगे हम, यूनिट वेक्टर लेकर। तो ये ए कैप और यहां पर ये रहा आपका बी कैप, माइनस बी कैप लिखोगे, ठीक है। एंड नाउ कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हियर। देखो ये रहा ऐसे और ये रहा बच्चों आपका ऐसे, और फिर इनके बीच का जो ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट, दिस इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। तो ए कैप और बी कैप, और ये क्या है, ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर है। ये है बच्चों आपका ए कैप माइनस बी कैप। So A cap minus B cap is the angle bisector between A cap and minus B cap. Therefore, external angle bisector को बच्चों आप ऐसे लिखोगे, देखो क्या होगा, देखो ये A cap माइनस B cap है। सो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच वाला जो वेक्टर है वो ठीक कोलिनियर होगा, ऐसे होगा, पैरेलल होगा ये। तो इसके पैरेलल है ना, ए कैप माइनस बी कैप के पैरेलल है, या ए कैप माइनस बी कैप के कोलिनियर है। तो आप लिख लो आप इसको लेमडा टाइम्स या न्यू टाइम्स, जस्ट राइट हियर न्यू टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप। न्यू टाइम्स ए कैप को आप लिखोगे वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर माइनस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो ऐसे भी लिखा है। So here we have got the internal angle bisector and we have got the external angle bisector. ठीक है बच्चों, बात सारे बच्चों को समझ में आ गई अच्छे से। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी चली जाएगी। Here one more thing you write, lambda belongs to entire real number, nu also belongs to entire real number. इसको मैं यहां पर एक समराइज कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करूं, इन तमाम चीजों को मैं एक सिंगल डायग्राम में समराइज कर देता हूं। देखो ये आपके पास, ये आपके पास, और ये रहा, दिस इज योर वेक्टर ए, ये रहा आपका बच्चों वेक्टर बी, और ये रहा आपका माइनस वेक्टर बी। तो ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। दिस इज योर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और इसका इक्वेशन क्या बनकर आया, लेमडा टाइम्स ए कैप माइनस ए कैप प्लस बी कैप, ऐसे ड्रॉ कर। और ये जो ग्रीन लाइन से ड्रॉ करूंगा इसको मैं यहां पर, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। और इसका इक्वेशन होगा सम कांस्टेंट न्यू टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप। ये एंगल यहां पर ये सेम होना चाहिए और ये एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। रही बात लेमडा और न्यू, तो लेमडा और न्यू डिपेंड करते हैं, ये इंटायर रियल नंबर, लेमडा और न्यू इंटायर रियल नंबर में लाई करेंगे, और ये डिपेंड करते हैं क्वेश्चंस के डेटा पे। अब क्वेश्चन दूंगा तो सारा पिक्चर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, डेरिवेशन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है बच्चों। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या किया, रोम्बस ड्रॉ किया। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग पैरेललोग्राम हमने रोम्बस लिया, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और याद रखना भी कितना सिंपल है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ए कैप प्लस बी कैप लेमडा टाइम्स, एक्सटर्नल है तो ए कैप माइनस बी कैप न्यू टाइम्स। लेमडा और न्यू कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चंस के डेटा पे डिपेंड करता है। राइट डाउन ए क्वेश्चन, लिखो यहाँ पर लिखा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, internal angle bisector, internal angle bisector of magnitude, internal angle bisector of magnitude 5√6, 5√6 of the angle
internal angle bisector of magnitude 5√6 of the angle between vectors of the angle between vectors vector A equal to 7i cap minus 4j cap minus 4k cap and vector B equal to 2i cap minus j cap प्लस यहां पर लिखा है बच्चों आपका 2k cap each. Internal angle bisector of magnitude this of the angle between vectors this and this. देखो ये आपके पास दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर के बीच एक एंगल बाइसेक्टर निकालना है और उस एंगल बाइसेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 5√6 यहां पर दिया हुआ है बच्चों. ठीक है, तो चलते हैं. इंटरनल लिखा है ना, इंटरनल लिखा है तो आप यहां पर आंसर करोगे कैसे. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मान लो वेक्टर आर है तो वेक्टर आर क्या हो गया आपका लेमडा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप. आपके पास दो वेक्टर है तो ए कैप प्लस बी कैप. दो वेक्टर यहां पर है तो ए कैप निकालो. तो ए कैप निकालने के लिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना आ रहा है देखिए 7 स्क्वायर करेंगे 49. यहां पर कितना आएगा बच्चों 16 प्लस 16 क्या ये √81 आया 9 आ गया. वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर करोगे 4 प्लस 1 और यहां पर 4 ये 3 आ गया. तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 9 चला आया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 चला आया. तो ए कैप कैसे लिखोगे वेक्टर आर इक्वल टू लेमडा ए कैप. तो वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए 7i कैप माइनस 4j कैप और ये रहा माइनस 4k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ये 9 चला आया प्लस b कैप. तो b क्या है माइनस 2i माइनस j प्लस 2k माइनस 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप माइनस यहां पर आ गया बच्चों आपका j कैप and here we got plus 2k cap. So plus 2k cap upon 3. Now lambda ऐड करते हैं तो एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों यहाँ पर 9 होगा. 9 और 3 का एलसीएम यहाँ पर 9. सो ये रहा आपका 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप. 3 3 या 9 so 3 या माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप और ये आपका 3 2 6k कैप. सो दिस बिकम्स लेमडा 7i माइनस 6i ये रहा i कैप माइनस 4j माइनस 3j माइनस ऑफ 7j कैप माइनस 4k प्लस 6k. दिस बिकम्स 2k कैप अपॉन ईयर 9. ये आ गया आपका वेक्टर आर. लेकिन अब ये वेक्टर आर किधर है ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है. मींस दिस वेक्टर इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर. लेकिन हमको एंगल बाइसेक्टर को निकालना है मैग्नीट्यूड 5√6 होना चाहिए. मैग्नीट्यूड 5√6 होना चाहिए. बच्चों एक बात समझो देखो ये एंगल बाइसेक्टर का वेक्टर है. अब ये बहुत दूर तक जा सकता है. ये कह सकते हो कि जनरल इक्वेशन ये एंगल बाइसेक्टर का बच्चों जनरल इक्वेशन. अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमको एंगल बाइसेक्टर को उतना ही दूर तक रखना है ताकि उसका मैग्नीट्यूड 5√6 बना रहे. जैसे एक बात समझिए देखिए इसमें आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं. जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो देखो ये वेक्टर भी एंगल बाइसेक्टर ही कहलाएगा, ये वेक्टर भी एंगल बाइसेक्टर ही कहलाएगा, ये वेक्टर भी एंगल बाइसेक्टर ही कहलाएगा, ये वेक्टर भी एंगल बाइसेक्टर ही कहलाएगा. आपको इससे मतलब नहीं है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है. एंगल बाइसेक्टर जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बाइसेक्टर ही है. ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है आगे भी. अब क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड दिया रहेगा. अच्छा नहीं हमको एंगल बाइसेक्टर बस यही वाला चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड यहां से लेकर यहां तक. हमको एंगल बाइसेक्टर ये चाहिए. तो ये डेटा में आपको दिया रहेगा.
तो जो यहाँ पर जो आपने इक्वेशन निकाला है ना ये वाला, ये जनरल फॉर्म ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये जनरल फॉर्म एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ये लेंथ छोटा बड़ा होता रहे। जैसे यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है 5√6 है, एक काम करो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू लैम्ब्डा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर यहां पर मैग्नीट्यूड ले लो, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू ये लैम्ब्डा अपॉन 9 को बाहर रखो, लैम्ब्डा अपॉन 9 बाहर, मॉडुलस आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2 कैप, आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप। अब यहां पर r का मैग्नीट्यूड क्या है 5√6 है बच्चों, पुट कर दो यहां पर 5√6 लैम्ब्डा अपॉन 9, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4, लैम्ब्डा अपॉन 9 ये 54 चलाया, सो लैम्ब्डा अपॉन 9 इसको लिखोगे 3√6, 54 को हम लिखेंगे 9 into 6, 9 को बाहर निकाला √3, 5√6। देखो ये कटा और ये कटा, ये 3 से कट गया बच्चों 3, तो लैम्ब्डा क्या आ गया आपका 5 3 जा 15, हियर यू गॉट लैम्ब्डा इक्वल टू 5 3 जा 15, पुट कर दो यहां पर। तो आप ये कह सकते हो कि जो बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो आपका निकल कर आया वो और कुछ नहीं बल्कि 15, यहां पर क्या बच्चों ये 9 है ना, तो 15 अपॉन 9 आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये 15 अपॉन 9 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 15 अपॉन 9 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये बच्चों आपका 15 अपॉन 9 5 अपॉन 3 बन जाएगा। इज दैट ओके? एक बार इस क्वेश्चन को मैं बच्चों रिकैपुलेट करता हूं। देखो क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लैम्ब्डा ए कैप प्लस बी कैप ये जनरल फॉर्म इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। आप ये मत सोचो, जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि जैसे ये रहा आपका वेक्टर ए, ये रहा आपका वेक्टर बी, तो आपने ड्रॉ कर दिया ऐसे, आपने कहा कि ये बाइसेक्टर, ये गलत है। आप यहाँ पर पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन नहीं करो। बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसा लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करे, एक ऐसा है। तो देखो ये छोटा वाला ये भी है बाइसेक्टर, थोड़ा सा बड़ा कर दिया ये भी है बाइसेक्टर, और बड़ा किया बाइसेक्टर, ये सबके सब बाइसेक्टर, ये कितना ही बड़ा कर दो एंगल को बाइसेक्ट कर बाइसेक्टर है। तो यहां पर जो आपने निकाला है फॉर्मूला ना, ये लैम्ब्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, ये जनरल फॉर्म है। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ये लेंथ छोटा बड़ा होता रहेगा। तो कैसे इस्तेमाल करना एक बार फिर से रिकैपुलेट करता। आपके पास एक वेक्टर रहेगा, दूसरा वेक्टर रहेगा, तो आप पहले क्या करना कि जनरल फॉर्म ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिख लो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जनरल फॉर्म। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो ये फॉर्मूला, यदि पूछता है एक्सटर्नल एंगल तो ये फॉर्मूला, ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। लेकिन आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मैग्नीट्यूड 5√6 रखना है, तो यहां पर फिर क्या ले लो मॉड ले लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना, तो लैम्ब्डा अपॉन 9 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, बाकी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया। और यहां पर r का मैग्नीट्यूड इस क्वेश्चन में दे रखा है 5√6, तो इसको पुट कर दिया मैंने, कट पुट कर लैम्ब्डा 15 आ गया, वापस पुट कर दिया, तो ये आपका वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आया जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5√6 होना चाहिए। बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन? ये कोई और डाउट? यस सर। आपको समझ में आया कि लैम्ब्डा कैसे निकलेगा? जी सर आ गया। क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन दिया है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों बाइसेक्टर को लेकर। इस बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो खुद से, राइट डाउन। यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि इफ वेक्टर ए, राइट डाउन ए क्वेश्चन नाउ, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज along the internal angle bisector of vector A and vector B such that
such that vector A equal to modulus of vector A equal to lambda times modulus of vector B. Then number of digits in lambda is equal to ऑप्शन ए है बच्चों 1, बी है 2, सी है 3, डी है नोटा। देखो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। इसमें क्या कर रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बाइसेक्टर है। ये आपके पास वेक्टर ए, ये आपके पास वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल बाइसेक्टर, इसको रिप्रेजेंट किया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से। ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को हम लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप से रिप्रेजेंट करें। तो दोनों को इक्वेट करा दो, काम यहीं पे खत्म। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा ए कैप। ए कैप को तुम ऐसे लिखो वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। चूंकि लैम्डा ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो चुका है ना, तो आप कोई और कांस्टेंट ले लो, के ले लो, कांस्टेंट पर कोई रोक टोक नहीं। और ये आपका हो गया वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। बच्चों यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एलएचएस और आरएचएस ये आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू के, यहां पर वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिखा हुआ है। यहां पर सोचने वाली बात क्या है कि यदि ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होना है तो के इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, क्या ये दोनों बच्चों यहां पर 1 होना चाहिए? टेल मी गाइस। देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ये 1 हो गया और के 1 हो गया, तो क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एलएचएस में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आरएचएस में, क्या ये हो सकता है पॉसिबल? टेल मी गाइस, यस और नो, कीप रिस्पॉन्डिंग यस। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल और 1 के बराबर होगा, तब जाके ये पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इक्वेट कराओगे तो लैम्डा क्या आ गया? 1। तो लैम्डा ही 1 है, नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 1 है, दैट्स इट। सर इसको ऐसे भी कह सकते थे क्या कि जब साइड लेंथ इक्वल होंगी तब ये रोम्बस बन जाएगा, तो रोम्बस बन गया तो सीधा सीधा आ जाएगा कि लैम्डा 1 है। इक्वल होंगे तो रोम्बस बनेगा, हाँ ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। हाँ सर, पैरेललोग्राम से बनता नहीं तो रोम्बस आंसर। हाँ आप उसे भी कर सकते हो, वैसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ओके सर। जितना दिमाग आपका फास्ट काम करेगा उतना ही आपको टाइम सेव होगा, दैट्स इट। बच्चों ये था आपका बाइसेक्टर एक कॉन्सेप्ट को लेकर। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास, सेकंड टॉपिक ऑफ द क्लास, resolution of vectors। resolution of vectors। देखो बच्चों यहां पर हमें क्या सीखना है कि वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड कैसे रिजॉल्व करते हैं। सो हियर द मेन क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक इज टू रिजॉल्व अ गिवन वेक्टर along two mutually perpendicular axes, two mutually perpendicular axis। जैसे देखो मान लो हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, और हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मान लो वेक्टर है वेक्टर r, और हमको रिजॉल्व करना है इसको x एक्सिस y पे। ये बहुत मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिया क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस हम जानते हैं। इन तमाम डिस्कशन को हम इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं आगे, बट पहले आप समझ लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू रिजॉल्व अ वेक्टर r ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मान लो कि ये वेक्टर r x एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है, x एक्सिस से थीटा एंगल बनाया। मान लिया कि ये पॉइंट आपका P है और यहां पर मैं ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करूंगा, ठीक। मान लो पॉइंट ये M है, राइट। इन ट्रायंगल OPM यदि मैं cos थीटा अप्लाई करूं बच्चों, देखो OP
ओपी को मैंने वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया, लेकिन यदि मुझे इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ओपी इक्वल टू आर लिखूंगा। कई बार कर चुका हूं कि यदि मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो एरो को हटा दो, एरो को हटा दिया तो बन गया मैग्नीट्यूड। सो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस ओपी। वी कैन राइट हियर OM इक्वल टू ओपी cos थीटा। ओपी क्या है, आर है, ये OM क्या हो गया, ये आर cos थीटा हो गया। इसका मतलब कि आप ये कह सकते हो कि वेक्टर ओपी का एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट आया वो आर cos थीटा, आर cos थीटा। अब y पे कितना आएगा तो इसके लिए साइन अप्लाई करो। सो नाउ वी कैन राइट द सेम ट्रायंगल sin थीटा इक्वल टू व्हाट, देखो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया बच्चों आपका पीएम अपॉन हाइपोटेनियस आपका ओपी ही रहेगा। सो पीएम यू कैन राइट हियर ओपी sin थीटा। ओपी क्या है, आर है, तो आर sin थीटा। तो बच्चों ये आपका हो गया आर sin थीटा। जो पीएम है वो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, जो आपका पीएम है वो वाई के पैरेलल है। तो आप ये कह सकते हो कि वाई एक्सिस पर इस वेक्टर आर का जो कंपोनेंट आएगा वो आर sin थीटा चलाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है। और सो यू कैन सी हियर, यदि वेक्टर हमारे पास ओपी है या वेक्टर आर है तो इसको एक एक्सिस पर लिखेंगे आर cos थीटा, वाई पर आर sin थीटा। यहां पर देखो थीटा एंगल किसके साथ बना है, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक सिंपल सा बात याद रखो कि जिस एक्सिस के साथ, जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उस लाइन पे cos आता है और दूसरे वाले पे साइन चला आता है। तो ओपी एक्स के साथ थीटा एंगल, तो यहां पर क्या होगा आपका cos थीटा, वाई पे साइन थीटा। जैसे मान लो आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन दिया, यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया कि ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और मान लो कहा मैंने कि एक वेक्टर है जो कि 10 न्यूटन का एक फोर्स है, यहां पर अप्लाई किया गया है, 10 न्यूटन का एक फोर्स है। ये एंगल आपका 60 डिग्री है। पूछा गया है कि फाइंड एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट, एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ये निकालना है। तो देखो 60 डिग्री एंगल बना एक्स एक्सिस से, यहां पर आप लिखोगे एक्स कॉम्पोनेंट, this will become your 10 cos 60 degree। here are 10 cos 60 बच्चों 1/2 तो 5 न्यूटन। फिर यहां पर मैंने कहा y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों आपका, जिससे एंगल नहीं बनता उस पर साइन जाता है, तो 10 साइन ऑफ 60, 10 इंटू रूट ऑफ 3/2, ये हो गया आपका 5√3 न्यूटन। दैट्स इट। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैथ में कम मिलते हैं। ये मैंने इसलिए पढ़ाया कि मान लो फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, फोर्स को रिजॉल्व करना, ये पूरा का पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स को रिजॉल्व करना ही तो है। तो ये आप लोगों को फिजिक्स में ज्यादा मिलता है, तो वहां पर यदि किसी बच्चे को नॉलेज कम भी हुआ हो तो यहाँ पर उसको क्लैरिफाई कर सकता है। अदरवाइज कंपोनेंट को रिजॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करना ये मैथ्स में नहीं आते, फिजिक्स में ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मान लो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया, यहां पर क्वेश्चन कहा गया कि y एक्सिस है बच्चों और यहाँ पर ये x एक्सिस। अब की बार यहाँ पर दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, और यहाँ पर इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एक का है बच्चों 5√2 और एक का है यहाँ पर 10। ये वाला वेक्टर 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ये वाला वेक्टर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कह रहा है कि दोनों फोर्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिजॉल्व करो। बताओ कि एक्स एक्सिस पर नेट कंपोनेंट कितना होगा, वाई पर नेट कंपोनेंट क्या होगा। फाइंड द नेट कंपोनेंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो तो कुछ नहीं करना है, हर एक वेक्टर को इंडिविजुअली रिजॉल्व कर दो। देखो यहां पर क्या करो, 10 को रिजॉल्व करोगे इस पे तो क्या बनेगा इसका 10 cos 30 डिग्री। जिस एक्सिस से एंगल बनता है उस पे cos, दूसरे वाले पे साइन, और 5√2 वाले का क्या होगा यहाँ पर
5√2 cos 30 डिग्री। आप यहां पर लिखोगे कि x कंपोनेंट जो है, ये दोनों फोर्स का एक साथ x कंपोनेंट क्या होगा, तो 5√2 cos 30 डिग्री प्लस 10 इंटू 5√2, यहां पर एंगल 45 है, तो cos 45 डिग्री, और यहां भी कर लो आप 45 डिग्री, तो 5√2 cos 45 डिग्री, ये हो गया आपका 10 cos 30 डिग्री। नाउ पुट हियर, तो 5√2 cos 45 1/√2, ये 10 cos 30 √3/2, ये 5 प्लस इसको आप कह सकते हो 5√3, ये आपका x कंपोनेंट है। अब यदि आपको लिखना है इसका y कंपोनेंट, मतलब दोनों फोर्स का नेट y कंपोनेंट, दोनों फोर्स का नेट y कंपोनेंट, तो क्या करोगे, y पे रिजॉल्व करो, तो y के साथ एंगल नहीं बन रहा है तो साइन आएगा वहां पर, तो 10 वाले का कंपोनेंट 10 sin 30 डिग्री, और 5√2 वाले का 5√2 sin 30 डिग्री, ये रहा 10 sin 30 1/2, ये 5√2, ये sin 45 डिग्री है, sin 45 डिग्री, ये आ गया आपका 1/√2, ये और ये कटा और ये कटा, 5 + 5 ये 10 न्यूटन का चला। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, आप इसको करें, देखिए राइट डाउन। यहां पर बच्चों एक ये इंक्लाइन सरफेस बनाया हुआ है, इंक्लाइन सरफेस, ठीक है। इसका, इस इंक्लाइन सरफेस का जो इंक्लाइनेशन है यहां पर, ये है आपका 30 डिग्री, और इस पर एक ऐसे फोर्स लगाया गया है इस तरफ नीचे की तरफ। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि रिजॉल्व फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पर ये 50 न्यूटन है, रिजॉल्व द फोर्स along and perpendicular to the incline, along and perpendicular, along and perpendicular, along and perpendicular to the inclined plane, along and perpendicular, हमें इसको क्या करना है बच्चों, रिजॉल्व करना है। तो कर लेते हैं आराम से, देखो अब यहीं पर मैं इसको करके दिखा रहा हूं, यहां पर ये इंक्लाइन सरफेस है, एंड इसको एक बार दोबारा बना लो, ये फोर्स है, इस फोर्स को ऐसे कर दो, ड्रॉ कर दिया, डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है ना, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस 50 न्यूटन, ये कह सकते हो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो मैंने इस फोर्स को नीचे की तरफ कर दिया, और यहां पर ये 30 डिग्री। अब देखो इसको रिजॉल्व कहां करना है, एलोंग एंड परपेंडिकुलर, तो एलोंग एंड परपेंडिकुलर को आप एक्सिस मान लो, ये एलोंग हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर। अब आप ये देखो, ये आपका परपेंडिकुलर वाला है और ये आपका एलोंग हो गया, कि ये जो एंगल किस लाइन से कितना एंगल बन रहा है, तो ये 30 और ये आपका 90, ये क्या होगा 60 होगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 30। आप यहां पर ये कह सकते हो, एंगल बच्चों को समझ में आ गया ना, एंगल तो निकालने सबको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। देखो ये एंगल है 30 डिग्री, ये राइट एंगल है, ये क्या होगा 60, ये कितना 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, टोटल एंगल 90 डिग्री है, उसमें से इतना 30, तो ये इतना 60 होगा, तो ये 30 हो जाएगा। अब इसको रिजॉल्व करना आसान है, आप ये कह सकते हो कि जो आपका ये फोर्स है वो परपेंडिकुलर से, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर सरफेस से 30 डिग्री, और ठीक है हो गया, इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर सरफेस से 30 डिग्री, सो राइट हियर एलोंग इंक्लाइंड, तो एलोंग इंक्लाइंड के बारे में बात करूं मैं, ये हो जाएगा आपका 50 cos 30 डिग्री, मीन्स 50 cos 30 क्या होता है बच्चों, √3/2, ये आपका 25 √3 न्यूटन, ये परपेंडिकुलर वाला था, सॉरी ये हो गया बच्चों आपका परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। यदि मैं एलोंग द इंक्लाइन के बारे में बात करूं, तो एलोंग द इंक्लाइन, तो देखो परपेंडिकुलर वाले से 30 डिग्री एंगल है, तो जिससे एंगल बनता है उसमें कॉस आता है, दूसरे वाले पे साइन आएगा, ये आपका 50 sin 30 डिग्री
तो इस तरह से 50 इंटू साइन 31/2 ये हो गया आपका 25 फुट। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मेनली फिजिक्स बेस्ड है। इससे न्यूमेरिकल्स आपको फिजिक्स में ज्यादा मिलेंगे, मैथ्स में ऑलमोस्ट कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है,